हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का दिन है एंड बायोकेम का जो टॉपिक है वो होगा हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, तो क्या रेडियो आइसोटोप्स है, क्या उनका प्रिंसिपल है, क्या यूनिट्स हैं, कहाँ उसके यूजेस होते हैं रेडियो आइसोटोप्स के, और क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करी जाए कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एटम्स दैट कंटेन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और एक्सेस ऑफ एनर्जी इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होता है रेडियो एक्टिविटी। जब कोई एटम जो है, जब उसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को एमिट करेंगे या फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो उस टाइम पे जो हमारे पास प्रोसेस रहता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स? रेडियो आइसोटोप्स भी वही होता है जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं एंड उनमें डीके प्रेजेंट होता है। रेडियो एक्टिव डीके बेसिकली रहता है हमारे पास। ठीक है, अब बात कर जाए यूनिट्स की, तो यूनिट्स हमारे पास वैसे इसके दो हम यूनिट्स मेन लेते हैं, जो एक होता है डीपीएस और एक होता है डीपीएम, दैट इज डीके पर सेकेंड एंड डीके पर मिनट। हम क्यूरी भी एज इसमें यूनिट यूज करते हैं, क्यूरी भी हम यूनिट ले सकते हैं। और अगर बात करी जाए प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का क्या होता है इसमें यही होता है कि जब कोई एटम अपनी स्टेबल अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो जब वो स्टेबल फॉर्म में जाता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमारे पास रेडियो एक्टिविटी रहती है या फिर एनर्जी, मतलब अनस्टेबल फॉर्म इसमें रहती है। अनस्टेबल से स्टेबल में जब वो आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी जो डीके होता है, जो डीके आएगा वो हमारे पास तीन तरह का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ये तीन टाइप के डीकेज हमारे पास रहते हैं। ठीक है, और अगर बात करी जाए यूजेस की, तो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी हमारे पास थ्योरेटिक पर्पसेस, यानी कि जितने भी कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स। हम उसमें रेडियो आइसोटोप्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी रेडियो आइसोटोप्स का बहुत ज्यादा यूज रहता है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, तो वो डिके जल्दी कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डायग्नोज जो है वो प्रॉपरली शो करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड अगर हमने कोई रिसर्च पर्पसेस के लिए काम करना है रेडियो आइसोटोप को लेकर, तो हम इसको कह सकते हैं या तो ओरली इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर इंट्रावीनस इंजेक्शंस के थ्रू भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके ब्लड में, स्टूल में, यूरिन में भी आपको रेडियो आइसोटोप्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद थायराइड, जो थायराइड होता है उसके लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में भी इनका काफी ज्यादा रोल रहता है हमारे पास। और जो आपका आयोडीन 131 आइसोटोप है, ठीक है, वो थायराइड टॉक्सिकोसिस, थायराइड कार्सिनोमा। जो थायराइड के लिए हम रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, उसका जो नाम है, जो आइसोटोप है, वो है 131 आयोडीन। आयोडीन हमारा जो है वो थायराइड के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये है 32 फॉस्फोरस। जो पॉलीसाइथीमिया होता है उसके लिए हम 32 फॉस्फोरस का जो रेडियो आइसोटोप है हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद है 30 येट्रियम। जो 30 येट्रियम है वो साइनोवाइटिस के लिए होता है, जो हमारे नी जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम होता है, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 येट्रियम यूज करेंगे। तो ये थे कुछ यूजेस हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स के। अब जो मेन बात हमारे पास आती है कि इनका कैलकुलेशन, जो हमारे पास दो तरह के मेथड रहता है, बीटा सिंटिलेशन मेथड रहता है एंड गीगर मुलर सिंटिलेशन मेथड रहता है। तो उसमें क्या है, एक लिक्विड मेथड है, गैशियस मेथड है। ठीक है, अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें, क्योंकि वो काफी आपस में अपने में काफी वाइड टॉपिक है, तो उसको मैं अभी कवर अप नहीं करूंगी। बट वो ऐसे अगर आपको वो खुद से समझ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो जाएगा तो मुझसे पूछ लेना। बाकी ये था बेसिकली, आपको रेडियो आइसोटोप में क्या पता होना चाहिए, क्या आपने एग्जाम में लिखना है, मैं आपको वही बता सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकती हूँ। तो ये चीजें आपने एग्जाम में लिखनी होती है। एंड अब आता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, तो हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रेडियो एक्टिव एरिया में काम कर रहे हो, स्पेस में काम कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्टली हमारे पास दो आती हैं, एक वो आप लिखोगे एलारा, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक लर्न करने के लिए, और एक है टीडीएस। ठीक है, तो एलारा मतलब है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब कि आपको उस एरिया से इतना दूर और इतना कम उस एरिया पे जाना है कि आपको जितने मिनिमम डिस्टेंस पे आपको वो रेडियो आइसोटोप अचीव हो रहा है, बस आपको उतना जाना है, उसमें आपको बिल्कुल डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एज लो है, जितना कम हो सके उतना आप उस एरिया में जाओ।
उतना ही कम उस एरिया में जाओ और वहां पे ज्यादा एंट्री अपनी प्रिवेंट करो। TDS का क्या है? T स्टैंड्स फॉर टाइम, D है डिस्टेंस, एंड ये है शील्डिंग। ठीक है, तो आपका जो मिनिमम, जो आपका टाइम होता है ना रेडियो एक्टिव एरिया में, वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस आपका मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस रख सको उतना ज्यादा डिस्टेंस रखना है, जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम उस एरिया में रहो। एंड शील्डिंग भी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट शील्डिंग उस एरिया में एंटर करें, नहीं, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हार्म कॉज कर सकता है। ठीक है, तो आपकी शील्डिंग जो है वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यही आता है कि विदाउट लैब कोट्स आपको नहीं जाना होता है अंदर, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होती है रेडियोइसोटोप में। रेडियोइसोटोप क्या है? रेडिएशन ही एक तरह की। अगर वो हार्मफुल रेडिएशन अगर आपको बॉडी पे स्ट्राइक करगी तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है आप में। ठीक है, तो आपके अंदर क्या है, आपको सेलुलर जो है चेंजेस आ सकते हैं। तो विदाउट शील्डिंग आपने वहां नहीं जाना है। एंड बेसिकली जो हाई हमारा एरिया रहता है जिसमें हाई रिस्क ऑफ रेडियोइसोटोप्स रहता है, वहां पे हम कौन से लैब कोट्स पहनते हैं? लेड, जो लेड मेटल से लैब कोट्स बने होते हैं, जो लेड के कोट्स होते हैं वो पहन के जाना पड़ता है आपको रेडियो एक्टिव जो स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास कि ऑलवेज कैरी और फिल्म बैचेस। जो फिल्म बैचेस होते हैं उनको हमेशा कैरी करना चाहिए। फिल्म बैचेस जो हैं वो क्या करते हैं, जो रेडिएशन होता है उनको कैलकुलेट करता है कि आपकी बॉडी को कितने रेडिएशन ने हिट किया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है एक लेवल मेजर किया जाता है। अगर वो लेवल जो है, अगर वो लेवल एक्सीड कर रहा है तो फिर उस टाइम पे आपको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, उस एरिया में आप नहीं एंटर कर सकते हो। अगर आपका जो रेंज है वो विद इन आपका नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज आता है तो फिर आप उस एरिया में जा सकते हो। तो फिल्म बैचेस को हमेशा कैरी करना जरूरी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका होता है कि नेवर ईट, ड्रिंक और स्मोक इन लैब। अगर आप लैब में कुछ भी ड्रिंक करोगे, कुछ भी वो करोगे, तो खाने के साथ वो भी आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। सो कभी भी आपको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग लैब में नहीं करनी होती है। नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर इन केस कोई स्पिलेज हो जाता है, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट हमारे पास आते हैं, तो एब्जॉर्बेंट मटेरियल से ही उस एरिया को क्लीन करना होता है। ठीक है, और हमेशा जब भी आप किसी ऐसे एरिया में गए हो तो हमेशा आपको वहां से निकलने से पहले भी शावर लेना होता है, एंड एंटर करने से पहले भी तो आपको वो कपड़े जो है वो चेंज करने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप उन्हीं कपड़ों में बाहर आ रहे हो। तो ये कुछ बेसिक से प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हमें जो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो हमें हार्म कॉज ना करें। अब इसके अलावा और यही हो सकता है कि हाँ, आपने हमेशा लैब में एंटर ऐसे आपको लैब में एंटर नहीं करना होता है। प्रॉपर शील्डिंग के साथ आपको एंटर करना होता है, प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर ऐसे एरिया में डील कर रहे हो जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है। ठीक है, ये आपको फॉलो करनी है अगर आप इनकेस उस एरिया में एंटर कर रहे हो। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, नोट्स में और भी कुछ पॉइंट्स होंगे, आप उनको भी चेकआउट कर लेना। सो आज का वीडियो बस इतना चाहिए था। रेडियो आइसोटोप्स आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी इसमें जो सिंपलेशन काउंटिंग मेथड अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको उसके लेके वीडियो जरूर बना लूंगी। और मेन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इसमें हमारे पास यही रहता है कि जो सॉलिड रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है और जो लिक्विड रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो कभी भी एक साथ डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है। ठीक है, उनका जो डिस्पोजल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, लिक्विड को सॉलिड डाल रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका डिस्पोजल रहेगा रेडियो एक्टिव वेस्ट को लेके वो भी उसके प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती हैं, वो पूरी फॉलो करने पड़ती हैं ताकि कोई भी हजार्ड ना हो। आपको पता है अगर रेडियो आइसोटोप आपके कॉन्टेक्ट में एक लेवल को एक्सीड कर गया तो इट कैन कॉज कैंसर, वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। सो उन सबसे हमें प्रिवेंट करना है, जिसके लिए हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। सो यही सही था आज की वीडियो में। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर लेना। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।